हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टडी में। आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 6 का वीडियो डिस्कस करेंगे, जो कि है रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। जो रेवोल्यूशन है उसका कॉमन पीपल पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या कैसे कैसे जो है लोगों को जो है प्रभाव पड़ा इस रेवोल्यूशन का, फ्रांस के लोगों को, फ्रांस के बाहर के लोगों को, और आने वाले जो पीढ़ियां तक जो आई उन सबको क्या क्या इफेक्ट पड़ा, वो सब के सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तो सबसे पहले रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ में हमने क्या क्या आइडियोलॉजीज हमें जो है पॉपुलराइज हुई। तो सबसे पहले आइडियोलॉजी जो पॉपुलराइज हुआ, लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस, है ना। क्या क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस। जैसे पहले क्या था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ना लोगों में पता था कि ये जो है कि इस तरह के हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकते हैं, पर उनको इतना ज्यादा पॉपुलराइज नहीं होता, मतलब कि उनको ऐसा वो उतना पॉपुलर नहीं होता कि इस तरह का होना चाहिए। पर ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसने इन सारे आइडियोलॉजीज को बहुत ही पॉपुलर कर दिया। किस किसको? लिबर्टी का आइडियोलॉजी, इक्वालिटी का, और सब लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। ये सब के सब आइडियोलॉजीज को उसने बहुत ही पॉपुलराइज किया। अब उसके बाद फिर एक और चीज उसमें होती है, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। तो अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, ये वाले टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम लोग ये वाले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार ये सेंसरशिप होता क्या है। ये जो सेंसरशिप है ये है क्या? तो देखो, सेंसरशिप ना एक तरह से कह सकते हो कि जरूरी भी है, और मतलब कि अच्छा भी है, और ये गंदा भी है। सेंसरशिप बहुत अच्छा भी है और ये बहुत ही ज्यादा गंदा भी है। किस तरह से अच्छा है, किस तरह से गंदा है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले किस तरह से अच्छा है कि जो है देखो, कोई भी एक ऐसी चीज है जो सोसाइटी को जो है क्या करते हैं, सोसाइटी में जैसे कि जो है राइट्स फैलाते हैं। जैसे कि कोई मूवी है, मान लीजिए जैसे कि कोई मूवी है, तो उस मूवी में कोई एक ऐसा सीन आ गया जिससे कि जो है पब्लिक में बहुत ही ज्यादा गुस्सा फैल सकता है, उसमें राइट हो सकता है। तो उसमें क्या करेगी गवर्नमेंट? उस मूवी को नहीं जाने देगी, कहाँ पब्लिक को नहीं देने देगी। ठीक है, उसी तरह पुराने समय में क्या था। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि ये सेंसर हो रहा है, क्योंकि जो जो चीज है दंगे फैला सकते हैं पूरे क्या कहते हैं कंट्री में, वो सारा सेंसरशिप करना अच्छी बात है। पर उस टाइप का सेंसरशिप, अब जो पुराने समय में कैसा सेंसरशिप होता था, ये जो पुराने समय जो सेंसरशिप होता था उसमें क्या होता था जो लोग होंगे वो जैसे कि किसी ने मान लिया बुक बनाया। अब जब ये किसी ने वो जो बुक बनाया, बुक लिखा, तो क्या होगा, उसको जो हमेशा चाहिए होगी किंग की परमिशन। और जब भी किंग करता क्या, सेंसरशिप करता, सेंसरशिप में उसको पावर थी सेंसरशिप का। तो फिर क्या होता है, जब भी किंग उसको अप्रूव करे, अगर वो उसके खिलाफ होगा तो ऑब्वियसली किंग क्या करेगा, उसको अप्रूव करेगा? नहीं करेगा। तो पिछले समय के में क्या होता था कि जो कोई भी बुक ऑलमोस्ट है जो किंग के खिलाफ जाता है वो पास होता ही नहीं था, क्योंकि किंग खुद को अपना खुद का इमेज बचाना है। तो ये थी जो चीजें चलती थी कहाँ, ओल्ड रिजीम में। ओल्ड रिजीम में जो है क्या होता था, सेंसरशिप अलाउ था किंग को जो सेंसरशिप करना है, जो भी बुक को सेंसरशिप करना कर सकता है। और ऑब्वियसली किंग जो है उस उन सारे बुक्स को तो सेंसरशिप करेगा नहीं, जो है सेंसर करेगा नहीं, जो कि जो है अच्छा है, क्या कहते हैं, किंग के बारे में अच्छे अच्छा अच्छा बोले, वो सिर्फ उन्हीं को तो सेंसरशिप करेगा, सेंसर करेगा जो किंग के बारे में गंदा बोल रहे हैं, है ना। तो सेंसरशिप अंडर ओल्ड रिजिम। तो उसके बाद अब क्या होता है, अब आती है क्या, नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली आती है तो वो किंग के लिए काम तो करती नहीं है, वो वहाँ पे नेशनल असेंबली अब किसके लिए काम कर रही है, कॉमन पीपल के लिए काम कर रही है। तब कॉमन पीपल के लिए फायदा के लिए वो बनाएगी लॉज, है ना। उसने बनाई थी ना कॉन्स्टिट्यूशन में, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन बनाई थी ना। तो अब उसमें क्या होता है, क्या बनते हैं कि वो क्या करते हैं, वो इस सेंसरशिप को क्या कर देते हैं, एबॉलिश कर देते हैं, उसको पूरी तरह से हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको पूरी तरह से हटा देते हैं। और एक नया लॉ पास होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें कोई भी आदमी किसी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में जो भी कहना है कह सकता है। गवर्नमेंट बुरा है, गवर्नमेंट अच्छा है, किंग बुरा है, किंग अच्छा है, ये जो सोसाइटी अच्छी है, सोसाइटी गंदी है, जो उसको कहना है कह सकता है। बस वो जो है लोगों में जो है, जैसे कि कोई दंगे ना फैल जाए, कोई राइट ना फैल जाए, मतलब उसमें मतलब कि आप समझ सकते हो कि जो है किस तरह का स्पीच और एक्सप्रेशन होता है। जितना स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए उतना दिया जा रहा था। पहले तो उतना दिया भी नहीं जाता। पहले अगर कोई किंग के खिलाफ बोलेगा तो उसको सीधा ट्रीजन का चार्ज लग जाएगा,
या तो क्या है उसको कहाँ भेज देगा, जेल भेज देगा। तो अब जब सेंसरशिप अबॉलिश हुई तो क्या होता है, ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक आ गया ना, अब लोग क्या है अपने आइडिया कर सकते हैं, लोगों में क्या आ गई, पब्लिसिटी ऑफ आइडियाज आ गया। अभी जो बहुत सारे जो जैसे अगर लोग बुक पढ़ेंगे तो क्या होगा, आइडियाज लोगों के पास आएगा कि इस तरह के आइडियाज हैं। तो इससे अब क्या होता है, अब इसमें इसी के कारण जो है, जो आइडिया जो फिलोसोफर्स थे उनके आइडिया जो है अब जो है कॉमन पीपल जो है लेने लगते हैं, जो उनके जो आइडियाज है वो कॉमन पीपल भी क्या करने लगता है, देखने लगता है कि इन फिलोसोफर्स ने ये आइडियाज दिए हैं, जैसे कि क्या सॉरी, तो कौन कौन से तरह के आइडियाज हैं, कौन कौन से तरह से आइडियाज थे जो कॉमन पीपल ने जैसे कि फिलोसोफर्स थे, जैसे कि एग्जांपल के लिए मोंटेस्क्यू ले लेते हैं, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था उसके बारे में। तो हम किसी को पता होता ना था, लेकिन लोगों को पता था कि जो है, लोगों को पहले लगता था कि ये किंग है, किंग ही सारा का सारा लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को करेगा, क्या करेगा, कंट्रोल। अब जब इसने मोंटेस्क्यू ने लिखा तो अब लोगों के बीच में आगे जागरूकता कि अब जो है अगर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में अगर इसको डिवाइड करेगा तो क्या होगा, तो उनको भी फायदा होगा, क्योंकि एक ही आदमी के पास पावर नहीं रहेगा, पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा डिवाइड। समझ में आ रही बात, पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और जब पावर डिवाइड हो गया तो मतलब कि हाँ, लोगों के लिए क्या हो गया, अच्छी बात हो गई, क्योंकि एक ही आदमी के पास क्या पावर नहीं है, पावर का मिसयूज नहीं है ना, बात आई, बात समझ में। तो अब ये जो आती है, ये एक बहुत ही, तो अब कौन कौन से, अब एक बार इसको समझ ले लेते हैं, कौन कौन से वैल्यूज है रेवोल्यूशन से निकल के आए थे, पॉपुलराइज हुए थे, लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस। रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, सेंसरशिप का अबॉलिशन हुआ था, और उसके बाद फिर क्या हुआ था, क्योंकि सेंसरशिप का अबॉलिशन हुआ था, लोगों को क्या मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो क्या हुआ फिर, जो आइडिया की जो पब्लिसिटी है वो पूरे कॉमन पीपल में आ गई, मतलब कि कॉमन पीपल में क्या गया, जो फिलोसफर्स का जो आइडिया है वो पूरा पब्लिसाइज हो गया, लोगों में पूरी तरह से फैल गया। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन नहीं, नेपोलियन, कभी कभी गलती से मुंह से निकल जाता है। तो अब आ जाता है, ये गलती से ये नेपोलियन हो गया था, नेपोलियन है ये, ई नहीं आएगा वहां पे, नेपोलियन है ये। तो नेपोलियन का राइज कैसे हुआ, अब देखो नेपोलियन क्या था, एक तरह का डिक्टेटर था। अब जब भी ना, एक चीज बता देता हूँ, जब कभी भी डिक्टेटरशिप आती है तो क्या होती है, हमेशा कुछ ना कुछ जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना, क्या होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। अब देख, हर देखो इसमें देखो, नेपोलियन में कैसा आती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देखो जैकोबिन गवर्नमेंट की मैक्सिमम रोस्टर को गिलेटिन में भेज दिया जाता है, याद है ना, पार्ट 3 में था, पार्ट 3 में हमने ये डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर क्या आता है, डायरेक्टरी रूल का राइज होता है, और डायरेक्टरी रूल में क्या होता है, पार्ट 3 में हमने क्या डिस्कस किया था, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हमेशा क्या होता था, क्लैश होता था, डिस्कस किया था हमने। तब जब डायरेक्टरी रूल का जो है होगा, तो अब क्या होगा, जब दोनों में क्लैश आ रहा है तब दोनों में आ रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कंट्री में क्या आ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब देखो जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, हमेशा कोई ना कोई डिक्टेटर उठा लेता है फायदा, कोई ना कोई भी आदमी अपना फायदा उठा लेता है, और एक डिक्टेटरशिप का रूल जो है बना देता है। क्या बना देते हैं, एक डिक्टेटरशिप का रूल बना देते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए ले लो, चल जर्मनी का ले लो, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 आया था, वर्ल्ड वॉर 1 आया था, तो कौन सा जर्मनी में बना था, वीमार रिपब्लिक। तो जब वीमार रिपब्लिक में क्या आ गई थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी, फिर उसके बाद फिर कौन आया, हिटलर आया। हिटलर ने क्या किया, डिक्टेटरशिप नहीं, वैसा भी हम उतना गहराई में नहीं जाएंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर की बातें डिस्कस कर लेते हैं, जो ताकि ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे एक डिक्टेटरशिप का एक राइज देते हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई तो क्या हुई, हिटलर का राइज हो गया ना, क्या कहते हैं, जर्मनी में। उसी तरह यहाँ पे भी हुआ, फ्रांस में। फ्रांस में किसका राइज हुआ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद, नेपोलियन का। यहाँ पे भी ये नेपोलियन हो गया है, नेपोलियन है ये, ई हटेगा यहाँ से। तो यार ये गलती में बार बार कर देता हूँ लिखने में, सॉरी यार। तो देखो कभी कभी गलती होती है। तो ये क्या, ये राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन, हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमने जो ये जो नेपोलियन था उसका हमने अभी क्या किया, अभी हमने देखा है कि नेपोलियन का जो है राइज कैसे हुआ, मतलब कि नेपोलियन का राइज होने का कैसे कैसे जो है उसका डिक्टेटर बना वो,
वो डिक्टेटर बना तो क्या हो गया वो? अब वो डिक्टेटर बनने का कैसे कैसे वो डिक्टेटर बना भाई, हमने वो उसमें ये डिस्कस किया। अब देखते हैं उसके बारे में, उसके एक्चुअलिटी में क्या था। तो उसका पूरा नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट, नॉट नेपोलियन बोनापार्ट। मैं फिर से गलती कर दी यहाँ पे, एन ए होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट कब किंग बना था अपना देश का? 1804। कब बना? उसको अपने आप अपने कंट्री का किंग बना 1804। उसने अपने आप को कहा कि मैं फ्रांस का एम्परर हूँ। क्या क्या उसने? मैं अपने फ्रांस का एम्परर हूँ। बन भी गया, क्योंकि उसके पास कोई भी आदमी पावर उतने पावर को उसके पावर को मैच करता ही नहीं था। तो अब जो है क्या होता है, उसने अपने आप को बना लिया एम्परर। अब जो है ये जो नेपोलियन है वो है बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस आदमी। वो चाहता है कि मैं ये सिर्फ एक छोटे से फ्रांस पे ना रहूं। वैसे मतलब छोटा नहीं है, एक आदमी के लिए छोटा नहीं है, पर फिर भी था नेपोलियन वो। हमारे लिए बड़ा बड़ा है, पर नेपोलियन के लिए था ये छोटा था। इतना ये कह देता हूँ। अगर वैसे मुझे फ्रांस मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं। पर इसमें नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन फ्रांस से खुश नहीं था। नेपोलियन चाहता था कि मैं फ्रांस के अलावा भी बाकी जगह में क्या करूं? रूल करूं। और ये करने लगता है सब जगह। क्या करने लगता है? पास पास के नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज को, या तो देखो, या तो तीन चीज हो गया आपके साथ। अगर जब नेपोलियन था, उस समय जब नेपोलियन था, या तो वो आपके, अगर आपने उसकी बात नहीं मानी मतलब कि आपने उसको अपना, या तो आप उसको पीसफुली अपना किंगडम दे दो, ठीक है, या तो आप उसके साथ अलायंस बना लो कि हम लोग आपको हेल्प करेंगे। अगर आपने इनमें से दो चीज नहीं किया तो नेपोलियन आपका कंट्री को कब्जा। ये बात कब हो चुकी थी? ये इसके समय में उसने ऑलमोस्ट पूरा यूरोप, ऑलमोस्ट जो मेन मेन जो यूरोप का मेन लैंड है ना, उसने उस पूरे को कॉन्कर कर लिया। ये सिर्फ एक आदमी, ये नेपोलियन। तो समझ सकते हैं कितना एम्बिशियस आदमी था। और फिर भी इसको और भी ज्यादा लैंड चाहिए था, पर वो सब बात की बात है। अभी हमारे सिलेबस में उतना जो उसको जो नेपोलियनिक वॉर्स है उतना ज़्यादा हमारे डिस्कशन नहीं है। ये हमारे पास एक, हमारा जो चैप्टर है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, वो सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, नेपोलियन के बारे में छोटा सा बात दिया हुआ है। तो 1804 को क्या बना था वो? एम्परर बना था। 1804 का एम्परर बना था। उसने क्या किया? नेबरिंग कंट्रीज को क्या किया? कॉन्कर करने लग गया। ठीक है, जब ये कॉन्कर करने लगता है, और जो सालों से चलती आ रही डायनेस्टी, जैसे कि इंडिया देख लो। इंडिया में कौन कौन से डायनेस्टीज है? मुगल डायनेस्टी हो गई, मौर्यन डायनेस्टी हो गई, फिर मराठा डायनेस्टी, मगध डायनेस्टी, ठीक है। तो ये सब जो डायनेस्टी आते गए। अब उसी तरह थे कहाँ, यूरोप में भी थे बहुत सारे डायनेस्टीज थे। अब क्या किया, नेपोलियन ऐसा था कि इस एक नेपोलियन ने सारे के सारे डायनेस्टीज को हटा दिया और खुद अपना रेजिम ले लिया। और उसके बदले उसने क्या किया? अपने फैमिली मेंबर्स को बना दिया एज अ किंग उस जगह का। ठीक है, तो बेसिकली उसके फैमिली मेंबर्स उसको, हाँ कभी कभी फैमिली मेंबर्स धोखा दे देते हैं, पर वो उसके क्लोज रिलेटिव से तो नेपोलियन अपने फैमिली मेंबर्स को देगा, वो भी देगा अपने ट्रस्टेड वाले लोगों को, ट्रस्टेड मेंबर्स को ही तो देगा। तो क्या करता, हाँ तो उससे क्या करता है, अपने फैमिली मेंबर्स को किंग बना देता है। तो मतलब कि बेसिकली ऑल इन ऑल सारे का सारा पावर जा रहा है नेपोलियन के पास, उसके फैमिली मेंबर्स में। और जो उसके फैमिली मेंबर्स थे वो भी उतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे नेपोलियन के जितना। नेपोलियन ही एक ऐसा था जिस यूरोप ने, पूरे के पूरे यूरोप को एक आदमी ने कॉन्कर किया। ये कितनी बड़ी बात है। हम तुम की यह तो बात नहीं है, हम तुम ये सब कभी कर ही नहीं सकते। नेपोलियन ने, इस एक आदमी ने ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को कॉन्कर कर दिया। और ये यूरोप एक कॉन्टिनेंट है पूरा, ऐसा नहीं कि यूरोप एक छोटा मोटा देश है। तो नेपोलियन एक ऐसा आदमी था। तो क्या कहते हैं, ये सारे के सारे डायनेस्टीज को हटा रहा है, जो सालों सालों से चल रहा है डायनेस्टीज है उसको हटा रहा है, अपना खुद का किंगडम बना रहा है। और वो अपने आप को देखता था कि वो है एक मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। क्या है वो? कहता, उसको ऐसा लगता था कि वो अब एक यूरोप का मॉडर्नाइजर है। क्या कर रहा है वो? यूरोप को मॉडर्नाइज कर रहा है। वो ओल्ड से वो कहाँ पे ले जा रहा है? ये वो ओल्ड से वो न्यू पे ले जा रहा है। ओल्ड से वो न्यू पे ले जा रहा है।
है ना? तो नेपोलियन अपने आप को ऐसा आदमी मानता था और उसने वैसा किया भी। ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही मानता था, उसने ऐसा किया भी। उसने बहुत सारे लॉ है, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे उसने क्या लाया, एक लॉ बनाया, बहुत सारे लॉ बनाए प्राइवेट प्रॉपर्टी का। उसे चैप्टर पे नहीं है पर मैं बताता हूँ, उसने एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। इस एक आदमी ने, जैसे कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना अकेले एक आदमी ने नहीं बनाया। हाँ मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया था, पर उन्होंने जो है ज्यादा क्या कहता था, उनके उनके साथ और भी बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्होंने वो मतलब कि मेजोरिटी काम उन्होंने किया, बट दूसरे लोगों का भी तो था। पर इसमें जो है नेपोलियन ही एक ऐसा था जिसने जो क्या किया, खुद से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसने। तो नेपोलियन है बहुत ही बड़ा, वो बहुत और मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं यूरोप को, नेबरिंग कंट्रीज को क्या कर रहे हैं, कॉन्कर भी कर रहे हैं, सारे के सारे डायनेस्टीज को हटा रहे हैं। उसने बहुत सारे लॉ बनाए, जैसे कि लॉ फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर वो एक और क्या कहता है, हर पूरे के पूरे यूरोप को जहाँ जहाँ भी वो कॉन्कर करता है वो क्या कर लेता है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो कि डेसिमल सिस्टम से फॉलो होता है। डेसिमल सिस्टम समझ गए होगे तुम लोग, 9th में हो यार, मैथ्स का टॉपिक है, डेसिमल सिस्टम पता ही होगा। तो आ रहा होगा धीरे धीरे बात समझ में, नेपोलियन की तरह ज्यादा है। और लोगों को लगता था कि वो एक लिबरेटर है। क्या है वो, एक लिबरेटर है, क्योंकि अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था, दूसरे जगह पे नहीं हुआ था। पर लोग ना उन किंग से, वो जो मोनार्की का जो सिस्टम था उससे वो डिससैटिस्फाइड थे, पूरी तरह से। वो क्या थे, डिससैटिस्फाइड थे। तो अब जब क्या कर रहा है वो जो है, सारे के सारे हटा रहा है, क्या कहते हैं, अपने जो पुराने किंग को हटा रहा है, खुद को अपना किंग बना रहा है। तो उसको लग रहा है कि अब फाइनली इसने हमें इन किंग्स से छुटकारा हमें दे दिया है। तो लोगों को लगता था कि ये एक अच्छा आदमी है, ये हमें जो है क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, हमें लिबरल बना रही है, ऐसे लोगों को लगता था। और पर फिर देखो, अब आती है उसकी डाउनफॉल की कहानी। वो पहाड़ पे चढ़ रहा है और अब उसको पहाड़ से गिरना भी पड़ेगा। तो अब वो पहाड़ पे वो चढ़ लिया है, अब उसको गिरना भी पड़ेगा। अब देखो क्या होता है यूरोप। अब नेपोलियन है आदमी, अरे गलती से पीछे स्लाइड चला गया ये नेपोलियन है ये एक आदमी। अब देखो इसने कर लिया कॉन्कर। और जो पुराने जो क्या क्या कहता है, अब देखो मान लो ये तुम्हारा कोई लैंड है, ठीक है, मान लो ये कोई तुम्हारा लैंड है। अब कोई आदमी आकर के ये पूरा तुम्हारा लैंड ले ले, कैसा लगेगा तुम्हें? तुम तो चाहोगे ना कि किसी भी ना किसी तरह तुम्हारे लैंड तुम्हें वापस मिल जाए। बार बार लड़ लड़ के कैसे भी जाए वो लैंड लेने की कोशिश करोगे ना, करोगे? तो वो लैंड लेने की कोशिश सब क्या करने लगते हैं, किंग बार बार क्या करता है, अटैक करने लगता है। पुराने जो किंग थे जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया, प्रशिया हो गया, स्पेन के लोगों को, स्पेन हो गया, फिर और भी बहुत कंट्रीज थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहे जो, क्योंकि अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैंने उतना नेपोलियन के बारे में पढ़ा नहीं है। तो जितना बुक में मैं भी अभी 9th में हूँ। तो नेपोलियन है। तो नेपोलियन क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, जो कंट्रीज है उनको कॉन्कर कर रहा है। तो अब जब बार बार क्या हो रही है, वॉर हो रही है। अब देखो उसने, अब नेपोलियन ने कर लिया सारे के सारे लैंड को कॉन्कर कर लिया है। अब वो तो चाहेगा कि नहीं कि ये सारा का सारा जो पुराने का जो सारे का सारा मैंने, तो उसका पानी फिर जाए और अब ये पूरा नीचे गिर जाए, उसका सारा का सारा लैंड इन किंग के हाथ में आ जाए। वैसे तो वो चाहेगा नहीं बिल्कुल भी। तो क्या होता है फिर धीरे धीरे लोगों में बार बार वॉर्स हो रहे हैं, बार बार वॉर्स हो रहे हैं, बार बार वॉर्स हो रहे हैं। जनता देख रही है कि बार बार लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है सब जगह। सब लोग नेपोलियन को देखने लगता है एज एन इन्वेडिंग फोर्स। और अब पब्लिक भी उसका साथ देना छोड़ देती है। पहले उसको पब्लिक का साथ था, अब उसको पब्लिक के साथ नहीं मिलते। और हमेशा पब्लिक के, अगर पावर पाना है हमेशा पब्लिक का साथ जरूरी होता है। खुद उसके जो मिलिट्री के जो लोग थे, खुद जो है वो अभी थक गए थे वॉर से, वो नहीं करना चाहते थे, तो उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और जो दूसरे लोग थे उनको सपोर्ट मिल रहा था। तो अब क्या होगा, अब उसको पहाड़ से नीचे जाना पड़ेगा। तो अब उसका एक इमेज बन गया एज एन इन्वेडिंग फोर्स। और फिर क्या होता है, उसके बाद फिर वो
1815 कौन सा साल था? कौन सा साल था? 1815 को वो वाटरलू में क्या हो जाता है, उसको हारनी पड़ता है। क्या करना पड़ता है उसको? वो हार जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, उसको एक आइलैंड में छोड़ देते हैं। वो बात की कहानी है। अभी हम लोग जो जितना बुक में दिया है, एनसीईआरटी के बुक में, उतना हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अब क्या है, इसका जो है यूरोप में जो है क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या पड़ा, क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ा वो उसका क्या था, किस पे पड़ा? सबसे पहला इम्पैक्ट उसको पड़ा टीपू सुल्तान, और जो दूसरा पड़ा राजा राम मोहन रॉय। ये लोग जो है, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इससे ये बहुत ही ज्यादा क्या हुए, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए। किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कौन कौन? टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। ये जो है उनका ऐसा उन्हीं, ये जो इन लोगों ने जो है, जो टीपू सुल्तान थे, उन्होंने जो फाइट अपने लिए, अपने देश को छुड़ाने के लिए ब्रिटिशर से, वो इन्हीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही जो है, इनको ये कि ऐसे उनको जो है इंस्पायर होते कि हमें ब्रिटिश के कब्जे में नहीं रहना है, हमें जो है इंडिया को एक सॉवरेन स्टेट बनाना है, एक सॉवरेन नेशन स्टेट बनाना है। तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय थे दो ऐसे फेमस पर्सनालिटीज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए थे। ठीक है, आगे ये बात होगी समझ में। ये देख लो, ये हमने जो पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था वही है। ये जो आइडिया, स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या आता है? लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स का स्प्रेड ऑफ आइडियाज होता है। ये पूरे के पूरे यूरोप में ये सारे फैल जाते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स के आइडियाज, लिबर्टी के आइडियाज। इसी से शुरू होती है क्या, हमारे मोनार्की की एंड और हमारी डेमोक्रेसी की धीरे धीरे शुरुआत। कोई भी चीज बिल्कुल सडनली होना मुश्किल है। ऐसे नहीं कहूंगा कि कोई भी चीज सडनली चेंज हो जाती है, कभी कभी होती है चेंज, पर अगर कोई चीज सडनली चेंज करना मुश्किल होता है। तो अब क्या हो रही थी, धीरे धीरे मोनार्की कहाँ फिसल रही थी। मोनार्की के दिन गए, अब डेमोक्रेसी के दिन आए, और अब आया था डेमोक्रेसी के दिन। तो लिबर्टी के आइडियाज और डेमोक्रेटिक राइट्स के आइडिया कहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्प्रेड हुए थे, इन सब के आइडियाज। ये पूरे यूरोप में फैला, फिर बाद में पूरे वर्ल्ड में फैला। तभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं चैप्टर, नहीं तो ये चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता। मजे आते तुम लोगों का, पर अब पढ़ना पड़ेगा। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन होता भी नहीं ना, तो वैसे सच कहें लगता होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बोरिंग है, बोरिंग है। पर अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन होता भी नहीं, तो ये जो इक्वालिटी और लिबर्टी के जो, और जो इक्वालिटी है, लिबर्टी है, और क्या कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स है, वो सब के सब हमें इतना पॉपुलराइज होता भी नहीं, और शायद से अभी हम लोग मोनार्की में जी रहे होते। शायद कुछ और भी हो सकता है, मैं क्या जानूं। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन ना होता तो क्या होता। तो तो हम लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ही सारे जो है फायदे भी हुए। अब ऐसा नहीं है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमेशा जो है क्या कहते हैं, चैप्टर पढ़ो, सिर्फ चैप्टर पढ़ना पड़ता है। एक और चैप्टर, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता तो एक और चैप्टर में नहीं पढ़ना पड़ता। फ्रेंच रेवोल्यूशन से मेरे बहुत फायदा भी हुए हैं। ये जो इक्वालिटी का जो पॉपुलराइज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स का जो पॉपुलराइज ऑफ वैल्यू, ये सब के सब हमें इसी से तो मिले। हाँ, ठीक है। अब फिर हमने टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब मैं कभी क्वेश्चन आंसर पाने वाला था, पर पहले इस पे आ जाते हैं। पेट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग ड्रग्स, हमने सेंसरशिप की बात की थी ना। पहले ये सारे के सारे जो पिक्चर्स थे, वो कभी भी अगर मान लो किंग के पास पावर होता, तो वो जो है ये सारे पिक्चर्स को कभी भी अलाउ नहीं करता। पर अब क्योंकि आ गई थी क्या, अब सेंसरशिप अबॉलिश हो गई थी, तो सिर्फ किंग जो है क्या कर रहा है, अब किंग के खिलाफ कुछ कुछ पेंडिंग्स डाले जा रहे हैं, है ना। किंग के खिलाफ नहीं, मतलब कि जो किंग के बुराई है वो सब, क्योंकि मोनार्की में ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा बुराई था, जैसे कि हमने देख रखा है पहले ही। तो क्या होता है, ये एक पेंटिंग होती है, तो ये पेंटिंग से क्या दिखाया जा रहा है, ये है किंग, ये किंग, और ये जो किंग है उसको ये दोनों ले जा रहे हैं, दो आदमी ले जा रहे हैं। यहाँ पे ये दो आदमी है, यहाँ पे दो आदमी है ना।
तो अब ये जो किंग है ये दिखाता है ग्रीड। क्या दिखाता है ये? ग्रीड दिखाता है, क्या लालचपन, लालची। इस इमेज के हिसाब से किंग लालची है भी, था भी, वो लालची अपने लिए ये सब काम करता था। हाँ कभी। तो अब ये जो पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस है, क्या करता है ये कहता है कि ये इसने सारा का सारा जो फैट ये पूरा जो है क्या कर रखा है, जो किंग है, ये किंग क्या कर रहा है, किंग जो है सारा का सारा लोगों को जो है क्या कर रखा है, लोगों का पूरा मिसयूज करके ये पूरा मोटा हो गया। इसलिए अब ये जो है दिखा रहा है कि अब क्या आ गई है, अब आ गई है इक्वालिटी। अब किंग का रूल नहीं है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, अब कॉमन पीपल का रूल है। तो इसलिए अब ये जो है मोटापा नहीं रहेगा, और अब तुम लोगों को मिसयूज नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाओगे तुम लोग? मिसयूज नहीं कर पाओगे। और ये जो लोग ये जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इक्वालिटी को और चर्च ऑफिशियल। देखो ये क्या है, ये है चर्च ऑफिशियल। तो अब ये चर्च ऑफिशियल्स पहले क्या ये थे, पहले ये थे कहाँ पे? जस्टिस। क्या है, पहले इन लोगों का हाथ था जस्टिस में, पर अब इनका हाथ जस्टिस में है ही नहीं, बेचारे। तो अब इनका हाथ अब जस्टिस में नहीं है। और ये जो पहले जब जस्टिस में थे हमेशा किसको फायदा देते थे? किंग को। अब ये लोग हट गए हैं, ये लोग बाहर हो गए हैं, और अब आ गया है कॉमन पीपल का रूल। किसका रूल? कॉमन पीपल का रूल। अब इक्वालिटी और जस्टिस का रूल आ गया है। और जो ये जो चर्च था, अब चर्च का रूल अब नहीं रहा। बेसिकली ये पिक्चर ये दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का इसलिए डाला गया ताकि दिखा सके कि किस तरह के पिक्चर जो सर्कुलेशन में थे कहाँ पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जब सेंसरशिप हट गई। अगर सेंसरशिप नहीं होती तो ये सारे पिक्चर्स होते नहीं होते, नहीं होते ना। और जब ये पिक्चर्स नहीं होते तो क्या लोगों में ये आइडियाज फैलते कि ऐसा चीज, क्या कहते हैं, किंग अब जो है ग्रेडी था, किंग जो है लोगों का मिसयूज करता था, फिर जस्टिस आ गया है। नहीं होता ना ये सब। तो सेंसरशिप के कभी कभी फायदे होते हैं, उतना मतलब अगर ठीक से यूज करा जाए कोई भी चीज को, यूज करा जाना चाहिए, पर उसको ज्यादा यूज करने से ना वो मिसयूज हो जाता है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होने ही वाला है, पर पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो हमने इस टॉपिक से लिया है। ये कुछ मेन जो क्वेश्चन आंसर्स जो इस टॉपिक से बन सकते हैं वो हमने लिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, हाउ डिड द फ्रेंच हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इफेक्ट एवरीडे लाइफ? ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसने एवरीडे लाइफ को कैसे इफेक्ट किया? क्या इफेक्ट किया? उसने क्या क्या किया? बहुत ही सारे क्या क्या चीज लाए, पीछे जाते थोड़ा सा और। क्या 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 आइडिया लाया, किस किस का? लिबर्टी का, इक्वालिटी का, जस्टिस का, सेंसरशिप को अबॉलिश किया। क्या हुआ फिर? मीन्स सॉरी सर्दी हो रखी है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फिर जो है पब्लिसिटी ऑफ आइडियाज हुई कहाँ पे? कॉमन पीपल में। कॉमन पीपल में क्या आया? आइडिया की पब्लिसिटी हुई। लोग अब क्या हो रहा है, फिलोसोफर्स का आइडिया जो है क्या हो रहे हैं, लोग कॉमन पीपल के पास, कॉमन पीपल जो उसको ले रहे हैं किस उनको पता चल रहा है कि किस किस तरह के आइडियाज हैं, किस किस तरह के गवर्नमेंट हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस हो रहा है। ठीक है। तो फिर बस यही सब है, क्या कहते हैं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सप्लेन सेंसरशिप, एग्जामिन द अबॉलिशन ऑफ इट अंडर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। सेंसरशिप क्या है, उसका अबॉलिशन कैसे कैसे हुआ, क्वेश्चन। तो क्या है सेंसरशिप? तो क्या लिखेंगे सेंसरशिप में? तो ओल्ड रिजीम में क्या था, कोई भी रिटन मटेरियल या तो कल्चरल एक्टिविटी जैसे कि बुक हो गया, न्यूज़पेपर, प्ले हो गया, वो सब के सब तभी दिखाया जा सकता था जब तक किंग अप्रूव ना करे। और यही था सेंसरशिप। और जब ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, जब इसने क्या किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लाया, तब इसने क्या किया, तब जो है इस सेंसरशिप को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया। अब ये सेंसरशिप नहीं रहा, और इसलिए अब क्या हुआ, बहुत ही सारे आइडियाज जो है सर्कुलेट होने लगे। क्या होने लगे? बहुत सारे आइडियाज। और ये जो आइडियाज थे
लिबर्टी के, इक्वालिटी के, जस्टिस के, डेमोक्रेटिक राइट्स के, ठीक है, ये सब के सब फैलने लग गए थे पूरे कंट्री में। क्यों ये सेंसरशिप हटा? इसलिए। तो अबॉलिशन हमने डिस्कस कर लिया। हाउ फ्रीडम ऑफ प्रेस अफेक्टेड द लाइफ ऑफ पीपल आफ्टर रेवोल्यूशन इन फ्रांस, से हम आपको देते हैं होमवर्क, ठीक है। ये हम लोग आपको होमवर्क देते हैं, क्या होगा इसका आंसर आप खुद बताइएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का राइज और फॉल कैसे हुआ? तो नेपोलियन का राइज और फॉल कैसे हुआ, पूरा ये स्लाइड, पूरा पूरा स्लाइड है, जिसमें जो भी मैंने समझाया वो सबके सब कहाँ जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। आई नो लंबा है, पर तुम लोग क्लास 9 में, तो तो ये है, कहाँ से शॉर्ट नोट है, पर है लंबा है, एक पेज कम से कम होगा ये, पता नहीं, पर हाँ एक पेज के आसपास का तो ये आंसर होना ही चाहिए। राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट उसका लाइफ का समरी मान रहे हैं। तो आसान है, कॉन्सेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आसानी से कर पाओगे। तो 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाउ वर टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, कैसे हुए थे, कैसे हुए थे, क्या क्या, हाँ, उन लोगों को जो है, जो कॉलोनाइज, क्या 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 कहते हैं, आइडियाज, इन्फ्लुएंस, तुम बताओ खुद, मैं वेट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स आए, तो ये जो है पूरे के पूरे बाहर फैले, और फिर जब ये बाहर फैले तो जो कॉलोनाइज पीपल थे उन्होंने क्या किया, कॉलोनाइज पीपल को जब पता चल, वो चाहते थे कि वो खुद का एक सॉवरेन स्टेट बनाए, सॉवरेन नेशन स्टेट बनाए, और उनमें से कौन थे कि टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, तो क्या थे ये लोग, तो इन लोगों ने क्या किया, ये जो सॉवरेन नेशन स्टेट थी, उन लोगों को ये, उनके लिए फाइट करते थे कि उनका एक सॉवरेन नेशन स्टेट होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ वीडियो खत्म, तो मुझे बहुत खुशी हो रही, क्योंकि अब फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशन अब खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग एक एमसीक्यू का वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कर लिया है, पर अभी हमारा एमसीक्यू बाकी है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमें बाकी है। तो अभी हम लोग देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज डालेंगे, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का होगा, उसका पूरा एक वीडियो ही आएगा, उसका एक पूरा वीडियो आएगा, तो वही हम लोग देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। तो बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, जल्दी मिलते हैं एमसीक्यू के वीडियो में, बाय बाय।